हेलो दोस्तों। हेलो। सो अपनी जो पुरानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए पिछली बार हमने शक्ति के ऊपर और फिर माया के ऊपर किया था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमने बोला था कि हम अगला वीडियो पुरुष पे बनाएंगे। उपाय किया उसके बाद हमने। हाँ। और उसके बाद हमने कहा कि उपाय के कॉन्टेक्स्ट में हम और चीज़ें बता पाएंगे। उसमें आज हम पुरुष के बारे में बताएंगे। आज का शब्द है पुरुष। काफ़ी कठिन शब्द है, सबको पता है शब्द। उसका लौकिक भाषा में अर्थ जो है वो मैस्कुलिन मेल होता है, पर वेदों में या शैव दर्शन में अन्य दर्शनों में, सांख्य में भी उसका अर्थ पुल्लिंग नहीं है। पुरुष शब्द की नहीं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पुल्लिंग है, शब्द खुद पुल्लिंग है मतलब, पर उसका अर्थ मेल होना जरूरी नहीं है। ओह, व्युत्पत्ति से तो बिल्कुल ही नहीं है। कुशल प्रत्यय है, पुर धातु है। व्युत्पत्ति से अर्थ होता नहीं है इसका, जो हमें पता है। पर यूजुअली जो अर्थ करते हैं लोग पुरुष शब्द का, पुर धातु जो है, पुर धातु पुरति जो है वो जानना अर्थ ही है धातु का। पर गच्छ जाना भी अर्थ, मतलब कैसे कहा जाए इसको, सर्वे करके जानना, वन बाय वन जान के क्यूमुलेट करने वाला जानना। इंग्लिश वर्ड उसके लिए है एक्सप्लोरेटरी जानना, इस अर्थ में है। Is it some? Does it have some sense of accumulation or something? Yes, it has an accumulative knowledge sense। वो करने का बल जिसमें है। कुशन प्रत्यय अगेन उनादि प्रत्यय है। उनादि प्रत्यय का अर्थ धातु के साथ बदलता है। तो कहना कठिन है कि कुशन का अर्थ पूर्व के साथ क्या है। इनफैक्ट मुझे कोई भी और उदाहरण नहीं पता कुशन प्रत्यय का पुरुष के अलावा। तो ये एक अर्थ जो समझ में आया वो है कि जिसमें एक्सप्लोरेटरी ज्ञान करने का बल है, वो पुरुष। वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। पर आजकल की भाषा में पुरुष और स्त्री जो है वो बहुत ही नॉर्मली यूज होता है। बट हम जिस पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं ये वो पुरुष नहीं है। ये वो पुरुष नहीं है। ये पुरुष एक जनरल, कैन आई कॉल इट अ कंसेप्ट? इज इट अ कंसेप्ट? और तो पुरुष तो इसको बहुत ही, तो क्या है ना, कॉन्सेप्ट एक बहुत करप्टेड शब्द है। हाँ, कंसेप्ट एक, कॉन्सेप्ट शब्द का एक्चुअल संस्कृत अनुवाद विकल्प है, मन का विकल्प है। इसकी कल्पना विशेष कल्पना। ठीक है। नेट ब्लॉक, जिसे नेट ब्लॉक एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं, आप उसके काफ़ी टॉक वॉक देख सकते हैं। नेट ब्लॉक NEDBLOCK। सो वो जिसे कॉन्सेप्चुलाइजेशन कहता है उसे हम संस्कृत में संकल्पना कहते हैं, या जिसे योग या सांख्य दोनों से संकल्पना कहते हैं। तो संकल्पना का जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, वो विकल्प है। It's something conceptualized. What is conceptualized? A form. It has a form. Yeah. It has a mental form. Yeah. So going ahead, let's get back to पुरुष। तो पुरुष जो है वो, हमने जो शिव, शक्ति, माया, उपाय, ये जो पिछले 4 वीडियो में हमने शैव दर्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया आपको कि एक कोर कॉन्शियसनेस है जो पंचकृत्यकारी है, वो और शक्ति दोनों मिलके पंचकृत्यकारी हैं एक्चुअली। They are dancing। ये पहले तो प्रमाता है। प्रमाता मतलब नोवर, द डीपेस्ट नोवर्स दैट वी हैव। दे अलॉन्ग विद इच्छा बिकम्स सदाशिव, द नोवर विच देन नोज व्हाट इज कॉल्ड ज्ञान, which includes gyan inside it. It becomes the pramata or the knower of activity or kriya, which is Ishwar. Which is Ishwar. The one which contains itself ichha and gyan is Ishwar, and what it perceives, it is a pramata। और जो प्रमेय है वो क्रिया है। वो क्रिया को भी जब इंक्लूड कर लेता है तो वो शुद्ध विद्या बन जाता है। एज अ शुद्ध विद्या उसको क्या दिख रहा है? माया। शुद्ध विद्या इस प्रमाता को माया दिख रही है। उसे माया दिख रही है, इसलिए वो माया से जिस प्रमाता को जो दिख रहा है वो उससे मुक्त है। तो शुद्ध विद्या ये माया से मुक्त है। जब वो माया को इंक्लूड कर लेता है तो वो जो बन जाता है वो है पुरुष। तो बस जस्ट एक ये जो हमने जो वर्ड यूज किया प्रमाता और प्रमेय, इसका थोड़ा सा एक लाइन हमने ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञेय, इसकी चर्चा की थी 2nd 3rd वीडियो में आपने। तो उसी का शब्द है, मतलब थोड़ा सा अंतर है प्रमा और ज्ञान में। यथार्थ ज्ञान प्रमा है।
वो यथार्थ मीन्स व्हाट इज बहुत यथार्थ। हाँ, मतलब सांप को सांप जानना यथार्थ ज्ञान है, रस्सी को सांप जानना अयथार्थ ज्ञान है। That's a good example. दैट्स सिंपल है बहुत। So there is this प्रमा, उसको जानने वाला एक प्रमाता है, जो जाना चाहता है वो प्रमेय है, और जो जानने का मेथड है वो प्रमाण है। We will get deep into it later. It's a totally different science and it's a great field to explore altogether. We will get into it later. लेकिन ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान और प्रमाता प्रमेय और प्रमाण में सिर्फ ये अंतर है कि प्रमा हम यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, बस। तो जो शुद्ध विद्या माया प्रमाता माया को इंक्लूड कर लेता है, जब वो माया के 5 कंचुकों से बंध जाता है और छोटा हो जाता है तो पुरुष बन जाता है। वो अपने आप को इंडिविजुअल समझता है और पुरुष को जो दिख रहा है, पुरुष इस प्रमाता को जो प्रमेय दिख रहा है वो प्रकृति है। तो पुरुष और प्रकृति ये एक और शिव और शक्ति टाइप डायकोटोमी है, जिसको यूजुअली एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग है, पर ये मेल और फीमेल डिवीजन सही नहीं है। ऑल मेल्स एंड ऑल फीमेल्स हैव बोथ ऑफ देम। Right. We can say that men have a slightly more Purush Tattva than Prakriti Tattva, and women have slightly more Prakriti Tattva than Purush Tattva, पर दोनों में। right. ठीक है। तो इसलिए पुरुष पुल्लिंग तो है, बट और मैस्कुलिन भी है, इन सेंस में मेल नहीं है। मेल अर्थ नहीं है इसका, मैस्कुलिन अर्थ है इसका। तो ये जो पुरुष और प्रकृति की जो डायकोटोमी है वो केवल शैव दर्शन में नहीं है, ये सांख्य में भी बहुत ही तो हमने सांख्य की बात कम की है अपने वीडियोस में। तो 6 दर्शन थे जो हमने कहा था कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग सांख्य कहना चाहिए हमें, वेदांत और मीमांसा, ये 6 हैं। इसमें से जो सबसे पुराना है वो सांख्य, जिसके बारे में गीता में भी, गीता का बेसिक फिलॉसफी सांख्य योग है, सांख्य ही है। और सांख्य के का जो पहला सांख्य जो है वो शिव तक नहीं जाते, उनका पहला तत्व पुरुष है। वो कहते हैं कि पुरुष ही है और प्रकृति है, यहीं से शुरू करते हैं। और उनके हिसाब से प्रकृति एक है, जो कुछ सारे कॉन्शियस बीइंग्स को दिख रहा है उसका सम टोटल प्रकृति है। जो दिख रहा है, जो दिख रहा है नहीं, जो दिख रहा है वो सांख्य के हिसाब से एक ही है, मतलब एक कंटिन्यूअस रियलिटी है, गेस्टॉल्ट है। हाँ, मुझे ये पेड़ दिख रहा है, तुम्हें भी यही पेड़ दिख रहा है सांख्य के हिसाब से। लेकिन शैव दर्शन के हिसाब से ये सत्य नहीं है, हर पुरुष की अपनी प्रकृति है। ठीक है, तो है सेंस है। जैसे अब मैं इसमें इस पौधे में केवल हरे पत्ते और इसके अलावा मैं, क्योंकि इसमें यदि मैं इस पौधे को जानता हूँ तो मैं इसका नाम भी जानता हूँ। आप यदि देख रहे हैं, आप यदि इस पौधे को नहीं जानते तो आप नाम नहीं जानते तो ये तो फिर भी हम ओके, तो हम दोनों इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसलिए हमारा इवन द पुरुषत्व जो है वो सेम है ऑलमोस्ट। तो हमारी प्रकृति में बहुत ओवरलैप है। पर एक और जानवर को, वो गाय है, उस गाय को ये पौधा जैसा दिखता है और मुझे जो पौधा दिखता है वो कम्प्लीटली अलग चीज़ होगी राइट। तो वो भी पुरुष है। हाँ, वो गाय भी पुरुष है। हर लिमिटेड माया से आच्छादित लिमिट हुआ शिव जो है, कॉन्शियस बीइंग जो है वो पुरुष है। ठीक है, और उसको जो कुछ परसीव हो रहा है वो प्रकृति है। अच्छा, अब हमने सांख्य की बात की, तो सांख्य भी पुरुष और प्रकृति कहता है। और वो और बाय द वे शैव दर्शन 6 के 6 दर्शनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक कोहेरेंट होल में फिट कर देता है। कैन वी कॉल इट सिंथेसिस, और सिंथेसिस इज अ रॉन्ग। तो सिंथेसिस शब्द फिलोसफी के सेंस में यूज होता है हेगेल के बाद। संश्लेषित कर देता है। If we look at Shaiva Darshan as a sum total and bringing together of existing concepts, we will miss the point. Absolutely right, I get it. So the synthesis is a Hegelian word, जो जिसके हम यूरोपियन रोमांटिसिज्म कहते हैं, which is the post डेकार्ट ने दुनिया को तो साइंस को और रिलीजन को, या साइंस और फिलोसफी को उसने कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह वैलिड है,
एक इन द रेल्म ऑफ फिजिकल है, दूसरी इन द रेल्म ऑफ द मेंटल और स्पिरिचुअल है, हाँ। और उसने डिवीजन कर दिया दुनिया का। कोग्निटो एर्गो सम और कोगितो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम वाला जो बंदा है रेने डेकार्ट, कार्टेशियन जिसमें मैथमेटिक्स कार्टेशियन मैथमेटिक्स का है, कार्टेशियन ज्योमेट्री है, बेसिक न्यूटन के बाद जिसने फिलोसफी में साइंस को जगह दी और रिजॉल्व कर दिया इस चीज़ को, और वेस्ट ने मेंटल और स्पिरिचुअल साइंसेस को फिजिकल से अलग मान लिया बिल्कुल ही, वो डिवीजन डेकार्ट करता है। उसके बाद ह्यूम आता है जो उसे चैलेंज करता है और बोलता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम में कोई भी क्या कहते हैं उसे, रियल वर्ल्ड वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। तो anybody can assume anything in his head and you will call it real, that is not great. So Hume sort of objected to Descartes. David Hume, British philosopher था वो, and David Hume और Descartes के opposing schools को sort of quote unquote synthesize करके वेस्टर्न फिलोसफी को ऑर्गेनाइज किया हेगेल ने, Hegel, हेगेल। so that no scientist have to drink poison anyway after that. The church That would is- not force anybody. That was the romantist claim that after Hegel you don't have to kill people for saying what they say, because that is a romanticist idea. Anyway. Europe is still killing people for saying things, but that's okay. So Hegel you will find there are Western commentaries of Shaiva Darshan which will say कि ये synthesis of many Indian ideas है, that is not a right way to look at it. Somebody saw deep inside and said it. They use the same words which earlier people have used. Like So the Purusha word Bhakti. actually it was the word that got corrupted. मतलब Not corrupted. So if you live in the world in which you see completely how yoga and Sankhya sees it, it is consistent itself. right. But if you go deeper, and if you are a yoga practitioner, Sankhya is good enough. You don't need Shaiva Darshan. Right? You need, if you want to explain, if you want knowledge along with upliftment of the spirit, of the energies, or you want knowledge along with bhakti and devotion, then Shaiva Darshan is great. Right. You don't need it for yoga. Sankhya is good enough for yoga. If you look at the world the way Sankhya does, yoga वालों को काफी है. So it is not wrong or blade. It is limited. The Shaiva Darshan is complete because it covers. It has to give concepts for everything that is needed to explain the 112 upaya, all methods of liberation. Includes matter also. तो हम बहुत भटक गए हैं पुरुष से लेकिन वापस आते हैं पुरुष की तरफ. हाँ, तो सांख्य सबसे ओल्ड फिलोसफी है जो पहला तत्व पुरुष कहती है. तो अगर हम पुरुष से ही शुरू करें तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट पहली बार कहाँ से आया. ये वेदों में है, और वेद में ऋग्वेद है जो ओल्डेस्ट वेद है, और ऋग्वेद में देयर आर थ्री सूक्तास, 3 hymns which talk about creation, which describe creation. So the first one of them is the नासदीय सूक्त. सृष्टि से पहले सत नहीं था. अगर आपको भारत एक खोज सीरियल याद हो, और उसका टाइटल सॉन्ग था सृष्टि से पहले सत नहीं था, वो जिस मंत्र का अनुवाद है वो नासदीय सूक्त है. ना सदा सिन्नु सदा सित तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्. वो बहुत ही बिग बैंग काइंड फील देता है आपको. उस किस्म का क्रिएशनिस्ट आइडिया है. दूसरा सूक्त है जो 12वें खोज का एंड टाइटल सॉन्ग है. हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी. हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान. दैट इज अ गॉड एज अ पर्सन, एज अ बीइंग. गोल्डन एग हिरण्यगर्भ को पर्सोनिफाई करके क्रिएशन का डिस्क्रिप्शन है. नासद की सूक्त में कोई गॉड नहीं है. ना सदा से नो सदा से तदानीम. ना सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं. Neither existence nor non-existence was existent then. तो ये दोनों पॉपुलर हैं और लोगों को पता है काफियों को. जो तीसरा है जो थोड़ा लेस नोन है वो है पुरुष सूक्त, which describes creation at the level of पृथ्वी, this world, not cosmos, not at the level of intention of Hiranyagarbha and the golden egg, but at the level of this पृथ्वी, this world on which we live, this lok, इसकी creation का
हिम्न है जो वर्ल्ड वो इट लुक्स एट द वर्ल्ड एज अ सैक्रिफाइस दैट द नेचुरल फोर्सेस व्हिच आर गॉड्स डिड एंड द एनिमल दैट दे सैक्रिफाइस इज द पुरुषा. So the gods sacrifice their individuality so that their identity expands to include more things than themselves. So the and because of which they are able to create a world. Because then they get a power more than the individual power, and that is why I can create a prakriti shared by multiple purushas which take birth. Am I making sense? Yes, totally. So the sacrifice of the purusha, sacrificing the individuality that a purusha provides us, which is a very secure identity, which is a very secure thing, is what gives us the power to create. This is the view that the Purusha Sukta, the yajna in which the purusha himself is sacrificed by the gods, is told to be the how this particular earth and its loka in which we live is created according to Purusha Sukta. Nice. तो पुरुष सूक्त में वो जो पहला जो श्लोक है उसके बारे में. हाँ, वो पहला श्लोक है, पहला मंत्र है पुरुष सूक्त का. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम. वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट. सहस्रशीर्षा पुरुषः, 1000 शिरों वाला जो पुरुष है. सहस्राक्षः सहस्रपाद, हजारों आंखें हैं जिसकी और हजारों पैर हैं. तो इमेजिनिंग the combined consciousness of all the living beings, so who act through the thousands of eyes and thousands of heads and thousands of legs it walks. सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भूमिम विश्वतो वृत्वा, वो इस भूमि और विश्व को कवर करके, वृत्वा कवर करके, सब भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम. It sits outside, its 10 fingers sit outside of the world. We are able to reach outside of this world, maybe send rockets to moon or whatever. Yeah, so, or even looking out, we can know the galaxies and something about it outside of this loka. This ability is because there is a shared knowledge of the humanity. One man can't do it. But because we inherited the knowledge of thousands of years of observation of the world outside of the stars and planets, etc., which we inherit, so that consciousness that we become when we inherit the knowledge of the previous beings is the Purusha consciousness. That is the combined consciousness of humanity in some sense. In fact, more than that, of all the beings in the world. So someday we will also talk about how information is affecting this consciousness. Information. Because now information is like available everywhere and at the tap of a finger, and earlier it was not there. Yeah. So it has a deep effect. Yes. ये जो कोरोना वायरस जो चल रहा है. Yes. And how herd immunity is linked to Purusha. Yes. We can talk about this. We can talk about it someday. Yeah. We will probably talk about Prakriti when we talk about this. We will talk about Prakriti. We'll make a video on Prakriti and we'll talk about it. I think good. हम बहुत डाइग्रेस किए और हमने आज अलग तरह का वीडियो बनाया था. Anyways, good.